नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। आप मुझे ये बताइए कि सावरकर के बारे में जो ये पूरा विवाद है, आपने क्यों ज़रूरी समझा कि आपको भी इस विवाद में कूदना है या अपनी तरफ से पक्ष रखना है, तथ्य रखने हैं? आरफा जी, मुझे ये बहुत ताज्जुब होता है कि लोगों को लगता है कि एकदम से अभी ये विवाद उभर के आया है, जबकि ये जो बात मैंने की है और जो राहुल ने भी जो बात की थी, वो कोई नई बात या नया आक्षेप नहीं है। जब देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई इतना ऐतिहासिक है जितना कि जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वापस पलट के इस दौर का इतिहास देखा जाएगा तो महत्वपूर्ण एक तरह से एक चैप्टर की तरह देखा जाएगा, एक अध्याय की तरह देखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को? जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की बात सुनी और उसका जो सेंट्रल थीम और मैसेज राहुल लेके चल रहे थे वो देखा, तो मैंने कहा कि नहीं, इसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो भी लोग नफरत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने उसके साथ जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ आज क्या करते बापू ये बात करनी हो, तो मुझे लगता है कि बापू भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे होते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले पूरे एक हफ्ते में वीर सावरकर को लेकर तमाम तरह के विवाद केंद्र में रहे। राहुल गांधी के एक बयान के बाद जब उन्होंने खत पत्रकारों के सामने पढ़कर सुनाया और ये कहा कि किस तरह से सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, उनसे पेंशन ली और साथ साथ किस तरह से वो अंग्रेज़ी हुकूमत, जो बरतानवी हुकूमत थी, उसके विकास के लिए काम करने का उन्होंने वादा किया। तो ये मामला जब प्रकाश में आया, इसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस, इसके अलावा बाकी तमाम दल भी इस पूरे बहस में कूद गए। लेकिन इसी दौरान एक और शख्स जिससे शायद जो राजनीति की दुनिया से जिनका बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो इस पूरी बहस में कूद पड़े, और वो हैं महात्मा गांधी के परपोते ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी। तुषार गांधी न सिर्फ के अपने इस बयान के लिए जो मैं आपको बताने वाली हूं, इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आधिकारिक रूप से वो शामिल हो गए और आगे भी उनका इरादा है कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने रहेंगे। तो तुषार गांधी का ये जो बयान है वो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। जो उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है बल्कि इतिहास का एक हिस्सा है, ये उन्होंने पत्रकारों से कहा। और उसके बाद एक और उन्होंने दावा किया, जो अपने ट्वीट में ये दावा किया, उन्होंने कहा कि सावरकर ने न सिर्फ की बरतानवी हुकूमत की मदद की बल्कि नाथूराम गोडसे को, जो महात्मा गांधी की हत्या के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुआ, वो भी मुहैया कराया सावरकर ने। 2 दिन पहले तक भी, बापू की हत्या के 2 दिन पहले तक भी उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो बापू का कत्ल कर सकते। तो ये एक बड़ा दावा उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, जिससे जाहिर सनसनी फैल गई है। महात्मा गांधी के परपोते हैं वो, और जाहिर है इस अथॉरिटी के साथ वो इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था, एक और ट्वीट में ये भी उन्होंने कहा कि सावरकर ने सक्रिय रूप से बरतानवी हुकूमत की मदद की, खासकर जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर थी, विश्व युद्ध था, उसमें बरतानवी हुकूमत की मदद की। और इसके बाद भी, ये सब जानने के बावजूद भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो INA, जो उन्होंने संस्था बनाई थी, वो दोनों ब्रिटिशर्स से, बरतानवी लोगों से, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज़ों की वो मदद करते रहे। ये 2 बड़े क्लेम हैं जो वो कर रहे हैं। इसके तुषार गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक तरह से मैं कहूँगी एक नई ऊर्जा लाने का उन्होंने काम किया है। मैं देख रही थी ये
कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है गांधी और नेहरू की तस्वीरों के साथ कि अब उनके जो वंशज हैं, उन दोनों के जो ग्रेट ग्रैंडसन्स हैं, वो अब आ गए हैं मैदान में। जब सिर्फ उन्होंने आज़ादी दिलाने में अंग्रेज़ों से हमारी मदद नहीं की, बल्कि अगर देश में कोई मुश्किल आएगी, कोई चुनौती आएगी, तब भी ये लोग आएंगे मैदान में, ऐसा कहना है कांग्रेस का जो ये ट्विटर हैंडल है। तो ये तस्वीरें भी हम देख रहे थे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के जरिए शेयर की जा रही हैं। तुषार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत के लिए। ये आपने, मैं सबसे पहले आपसे पहले कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपसे बातचीत करूं और पूछूं कि क्यों आपने ये तय किया 2 महीने से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद कि अब आप इसमें दाखिल होंगे, जबकि आप कोई सक्रिय नेता नहीं हैं। आप मुझे ये बताइए कि सावरकर के बारे में जो ये पूरा विवाद है, आपने क्यों जरूरी समझा कि आपको भी इस विवाद में कूदना है या अपनी तरफ से पक्ष रखना है, तथ्य रखने हैं? आरफा जी, मुझे ये बहुत ताज्जुब होता है कि लोगों को लगता है कि एकदम से अभी ये विवाद उभर के आया है, जबकि ये जो बात मैंने की है और जो राहुल ने भी जो बात की थी, वो कोई नई बात या नया आक्षेप नहीं है। इतिहास में दर्ज ये बात है। अगर जो मैंने ट्वीट किया है जिसके ऊपर से अब ये कहा जाता है कि मैंने एक नया आक्षेप कर दिया और एक नया विवाद खड़ा कर दिया, ये बात कपूर कमीशन के रिपोर्ट में दर्ज है और मैंने सिर्फ उसमें से कोट किया हुआ है, ना आज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 2007 में जब मेरी किताब लेट्स किल गांधी छपी थी, उसमें पूरे का पूरा कपूर आयोग कमीशन का रिपोर्ट जो था वो मैंने एज अ पार्ट ऑफ माय बुक पब्लिश किया था, जिसमें ये सारी बातें नामूद है। आज ये करने का तात्पर्य यह है कि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत हावी हो गई है हमारे समाज के ऊपर, और उसमें हर रोज नए नए झूठ फैलाए जाते हैं, नए नए आक्षेप बापू के ऊपर लगाए जाते हैं, नई नई तरीके से बापू को बदनाम करने की कोशिशें की जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कैंपेन ऑफ स्लैंडर चलाते हैं, उसी तरह से हमने कैंपेन ऑफ ट्रूथ चलाना, सत्य को उजागर करना, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और इसीलिए ये जो मैंने ट्वीट की सीरीज की है अब तक की, वो की है। और कोई मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं बेबुनियाद बातें कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो सारा कपूर आयोग के रिपोर्ट में दर्ज है और उसी में से लेकर मैंने लिखा है। आप ये कह रहे हैं कि ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बाकायदा जो कपूर कमीशन था जिसकी रिपोर्ट को ज़ाहिर ऑथेंटिक माना जाता रहा है, कि उसमें ये भी कहा गया था कि हालांकि उनको बरी कर दिया गया था, जेल से बाहर कर दिया गया था सावरकर को, उसके बावजूद भी जो महात्मा गांधी की खासकर जो हत्या का जो पूरी तरीके से उन्हें इनोसेंट या निर्दोष नहीं बताया गया, ये तथ्यात्मक बात है। आप ये भी कह रहे हैं कि कपूर कमीशन की ये बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये क्यों इतना पुराना इतिहास अब क्यों मायने रखता है? राहुल गांधी का सावरकर को और उनके माफीनामे को इतने दशकों से गुजर जाने के बाद बाहर रखना, फिर आपका उस पर टिप्पणी करना, ट्वीट करना, इस सब पे पब्लिक डिबेट होना, इसके क्या मायने हैं 2022 में? मायने यही है कि अगर हम पार्टीशन की बात करके आज वोट बटोरते हैं, अगर हम मुगलों ने की हुए कथित अत्याचारों की बात करके आज वोट बटोरते हैं, तो फिर 75 साल पहले के इतिहास को हम क्यों अर्वाचीन इतिहास मानकर ये कहें कि अब वो पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। आज तो एक पेशा बन गया है ना, 500 साल पहले, 600 साल पहले के इतिहास का बदला लेना और उसके ऊपर से अपनी राजनीति करना। और आज सबसे जरूरी बात यह है कि जब झूठ को एक प्रमाण पत्र दे दिया गया है और झूठ को सत्य बताने के लिए एक बहुत ही डीप रूटेड साजिश हमारे समाज में है, तो मुझे नहीं लगता कि बुरा है कि हम सच को उजागर करें और सच को उतनी बुलंदी से बात करें। और मैं वही करता हूँ। मैंने कोई इसमें बेबुनियाद बात नहीं की। ऐसा नहीं कहा है कि भाई कोई मुझे मिल गया था जिसने मुझे ये बात कर, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा सच जो छुपा के रखा था वो मुझे आपको कहने की जरूरत लगती है। जिसको वेरीफाई करना है मुझे कर सकता है, कपूर कमीशन का रिपोर्ट उठा के देख ले, गांधी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के जो पेपर्स हैं वो उठा के देख ले और पढ़ ले उसमें से। और अगर फिर उनको लगता है कि मैंने झूठ कहा है, तो मुझे मेरे ऊपर वो कार्रवाई करवाए,
मैं उससे भी नहीं डरता। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि जब झूठ का बाजार गर्म हो और लोगों का एक तरह से इंडोक्ट्रिनेशन, उनका उनका पूरी तरीके से दिमाग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे दौर में बहुत ज़रूरी है कि सच को भी ज़ोर और शोर से बोला जाए, उतने ही ज़ोर से बोला जाए जैसे कि झूठ बोला जा रहा है। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा का, आरएसएस और भाजपा संघ परिवार के प्रोपेगेंडा का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि कई बार जो लोग अपने को खासकर लिबरल दुनिया का सदस्य मानते हैं, जो उदारवादी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये इतने निम्न स्तर की डिबेट है, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, और इसीलिए उनका ये खासकर सवाल था। अब मैं देख रही थी कि सैयद इरफान हबीब जो इतिहासकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है कि राकेश सिन्हा जो आरएसएस के आइडियोलॉग माने जाते हैं, उन्होंने टीवी चैनल पे ये कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने भी माफी मांगी थी। वो ये कह रहे हैं इसका सबूत क्या है? मालवीय जी ने हाँ कोशिश जरूर की थी, वो अलग बात है, उन्होंने तो भगत सिंह के लिए भी कोशिश की थी, सावरकर को बचाने के लिए इतनों को लपेट लिया। आपको क्यों लगता है कि संघ परिवार के लिए वीडी सावरकर को बचाना या उनका बचाव करना ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ भी क्यों जरूरी है? सावरकर आज के नेता नहीं हैं, आज के नेता हैं अमित शाह, आज के नेता हैं नरेंद्र मोदी, आज के नेता हैं योगी आदित्यनाथ और ढेर सारे उनके कैबिनेट के मेंबर्स, 300 से ज्यादा उनके सांसद। तो सावरकर को लाना, इस वक्त उनका बचाव करना क्यों जरूरी लगता है संघ परिवार को? नहीं, देखिए, हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो प्रचलित इतिहास है, जो प्रमाणित इतिहास है, वो आरएसएस के लिए बहुत दर्दनाक है। वो सह नहीं सकती है इस इतिहास को, और उन्होंने उनका जो ये है इरादा है इतिहास को बदल के एक जिसके साथ वो आसानी से जी सके वैसे इतिहास को प्रमाणित करने का, वो उस मुहिम को कभी उन्होंने छुपाया नहीं है। जब भी मौका मिला है तब उन्होंने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के लिए और जो स्थापित इतिहास है उसको झुठलाने की कोशिश हमेशा उन्होंने की है। और ये जो सारे प्रयोग है सावरकर का महिमा मंडन वगैरह सब, वो उसी की एक कड़ी है, उसी डायरेक्शन में एक और कदम उनका है। और इसीलिए कभी किसी को वो अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, कभी किसी और को बहुत ही सीमित स्वरूप में वो लोग अप्रोप्रिएट करते हुए आपको दिखाई देंगे। और सबसे कठिन अगर आरएसएस के लिए इतिहास का कोई पहलू है तो वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो किरदार निभाया था, या स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन जो था, वो उनके लिए सबसे कठिन है। दूसरा, बापू की हत्या, उससे वो अपना गिरबान बचा नहीं सकते। तो अगर उन चीजों को भी फिक्शनलाइज करने में कामयाब हो जाए तो उनका जो मंसूबा है वो सफल हो जाएगा, और इसी में उनकी कोशिश चलती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा पे आ जाती हूँ। आप एक लेखक, कार्यकर्ता और महात्मा गांधी की लेगेसी लेकर, उनकी विरासत लेकर जब देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई इतना ऐतिहासिक है जितना कि जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वापस पलट के इस दौर का इतिहास देखा जाएगा तो महत्वपूर्ण एक तरह से एक चैप्टर की तरह देखा जाएगा, एक अध्याय की तरह देखा जाएगा? आप कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को? जब से मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना तो एक तसल्ली मुझे हुई थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से एक चिंता मुझे खाई जा रही थी। क्योंकि हमारे देश और समाज में अगर हम मैं देखता था तो ये दिखाई देता था कि नफरत एक तरह से हमारे ऊपर हावी हो रही है, और नफरत के प्रभाव और जिस तरह से नफरत का जहर हम में सिंचा जा रहा था, उससे हम उदासीन होते जा रहे थे। क्योंकि कई ऐसे घिनौने वाकये हमारे देश में, हमारे समाज में हुए जिससे हमारा खून खौल उठना चाहिए था, और वो हो नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि सारे लोग इसको उनको परवाह नहीं है। ऐसे एक बच्चा पानी पीने के आरोप में मार दिया जाता है, एक औरत जिसके ऊपर बलात्कार किए हैं और बलात्कारियों ने जिसके पूरे परिवार को मार डाला उसकी नजरों के सामने, उनको छोड़ा जाता है। और हमारे ही समाज के तत्व उन कातिलों को, उन दरिंदों की पूजा करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, और वो भी हम लोग चुपचाप देख रहे थे। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स देख रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि हमारे
जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, उसका किरदार ही बदला जा रहा है, हमारा कैरेक्टर ही बदल दिया जा रहा है और अब हम नफरती होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि कोई किसी तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठना बहुत जरूरी है और ये तय है कि नफरत को हम नफरत से हरा नहीं सकते, उसको प्यार से ही उसका प्रतिकार करना होगा। और जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की बात सुनी और उसका जो सेंट्रल थीम और मैसेज राहुल लेके चल रहे थे वो देखा तो मैंने कहा कि नहीं, इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जो भी लोग नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्होंने उसके साथ जाना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने उसमें जुड़ने का तय किया। 2 महीने का वक्त लग गया क्योंकि मेरे कार्यक्रमों के साथ मुझे तारीख जुड़नी थी और मेरी एक इच्छा थी कि क्योंकि मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ तो मैंने सोचा कि महाराष्ट्र में जब वो आएगी तब मैं उसके साथ जुड़ूंगा। तो इसलिए थोड़ा वक्त भी लग गया जुड़ने में, पर जी ये तो मैंने बहुत तुषार पहले तय किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ना तो है ही। जी तुषार जी, इसमें यहाँ एक अहम बात यह है कि मैं पहली बात तो ये समझना चाहती हूँ, हालांकि आप नेता नहीं हैं, आपने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपका जरूर है, उस पर राय जरूर होगी कि राहुल गांधी जो ये यात्रा लेकर निकले हैं, कई लोग इसको देख रहे हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज जो उनकी यात्रा थी, फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा उस पर किताब भी लिख दी, फिर उसके पर एक टीवी सीरियल भी बन गया, तो एक तरह से इतिहास में दर्ज हो गई है वो पूरी बात। लेकिन इसको चुनाव से किस तरह से देखेंगे? 2024 को चुनाव में अब लगभग 1 साल का वक्त, 1 साल से कुछ ज्यादा का वक्त बाकी है। आपको लगता है कि ये जो पूरी यात्रा है इसका चुनाव से किस तरह से संबंध हम देखें? क्या ये सिर्फ समाज बदलने की एक कोशिश है, बंटवारे की राजनीति, हिंसा, नफरत, इस सब से टकराव है, या कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल भी आप देख रहे हैं कि 2024 में एक चुनौती के तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए उभरेगी पार्टी? हाँ, आपने पूछा कि इसका चुनाव भी फायदा 2024 में मिलेगा या नहीं। आपने ये समझना चाहिए कि राहुल ने पहले दिन से ही ये बात कही है कि इस यात्रा का मकसद चुनावी फायदा उठाना नहीं है और वो समाज में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेके चलना चाहता है, एकता का पैगाम लेके चलना चाहता है, सबके साथ की बात करना चाहता है और उसने उस मैसेज से हट के बात नहीं की है। और इसलिए मैं इस यात्रा को डायरेक्टली चुनाव के साथ, चुनावी फायदों के साथ नहीं जोड़ता। पर ये बात सिर्फ राहुल एक नेता के स्वरूप में सही है क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। तो कांग्रेस पार्टी जो एक चुनावी पार्टी, राजनीति की पार्टी है, उसने ये सोचना जरूरी है कि भाई हमें इससे चुनावी फायदा कैसे मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जब ये यात्रा चल रही है उसी वक्त कांग्रेस ने बैठ के एक रणनीति बनाने की जरूरत है कि भाई ये यात्रा खत्म होने के बाद हम किस तरह से ये जो साथ और प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का जो एक उत्साह दिख रहा है, उसे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी फायदे के स्वरूप में हम उसको कैसे बदल सकते हैं। राहुल ये बात नहीं कर रहे हैं और इस यात्रा के आखिर में जो भी फायदा मिलने वाला है वो राहुल को व्यक्तिगत मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और ये बहुत जरूरी है कि वो बनाए ऐसी एक प्लान, एक व्यूह रचना बनाए, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, और ये भी दिलचस्प है देखना कि भाजपा ये कह रही थी कि जब देखिए अभी तक अपने ही प्रभाव वाले इलाकों में राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा लोग उनकी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग इनकी रैली में हिस्सा ले रहे हैं उतनी ही ज्यादा जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा को। इस सब के बावजूद कि इतने लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ तभी बात होती है जब कोई विवाद खड़ा करना होता है उनकी यात्रा पर। आखिरी सवाल आपसे तुषार गांधी जी कि अगर बापू होते इस वक्त में और ये देखते कि जितना खून खराबा हो रहा है, जितना बहुसंख्यकवाद की राजनीति हो रही है, संविधान विरोधी राजनीति हो रही है, मुस्लिम विरोधी राजनीति हो रही है, इस हिंसा का और इस नफरत का जवाब वो किस तरह देते? वो क्या करते अगर आज 2022 में बापू होते?
अरफा जी, हमने ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बापू ने ये जो चीज़ है, ये जो मर्ज़ हमें लगा है, हमारे समाज, हमारे देश को नफ़रत का जो एक मर्ज़ लग गया है, उसको प्राणघातक होने तक का इंतज़ार नहीं किया होता। उन्होंने इसके जो सिम्पटम्स थे, उसको ही परख लिए होते और ये देख लिया होता कि भई इन सिम्पटम्स का नतीजा इस तरह से एक घृणा की राजनीति, एक नफ़रत की राजनीति और मेरे समाज में नफरत के जहर का घोलना होगा और उन्होंने बहुत पहले इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया होता। पर अगर आज बापू होते, अगर वो प्रश्न है कि आज बापू होते तो वो क्या करते, तो मुझे लगता है आज बापू होते तो वो भी इस तरीके से यात्रा ही करते, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि भारत में शांति के लिए यात्रा निकली हो। 1947 में जब नवाखली और तिपेरा की डिस्ट्रिक्ट्स में नफरत की आंधी ने तांडव किया था, तो बापू शांति प्रस्थापित करने के लिए पूर्व बंगाल की के वो दो डिस्ट्रिक्ट्स में शांति यात्रा लेकर निकले थे और चले थे और उन्होंने शांति प्रस्थापित की थी। उसके बाद बिहार में जब हिंसा का तांडव हुआ, तो वो बिहार भी गए थे और वो चाहते थे कि अगर वो जिंदा रहते तो पंजाब और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में जाकर भी घृणा और हिंसा के खिलाफ प्यार का संदेशा ले जाते। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ आज क्या करते बापू ये बात करनी हो, तो मुझे लगता है कि बापू भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे होते आज। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खूबसूरत सी बात पर मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज बापू जिंदा होते, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आप इस हद तक वो इस नफ़रत को और जो भाईचारा ख़त्म हो रहा है इस हद तक नहीं आने देते, लेकिन अगर आज बापू की किताब से एक पन्ना निकाला जाए तो वो भी यही कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह की एक यात्रा वापस समाज की तरफ लौटना, शायद वो भी उसको ज्वाइन करते आप ही की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार गांधी जी, द वायर से बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे ये मौका दिया। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर